अरे मुझे तो मैथ्स नहीं आता, मेरा तो मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। चलो मैथ्स को छोड़ देते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं। फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, केमिस्ट्री में पढ़ने में मज़ा आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को आपने ऐसे कहते हुए सुना होगा, या फिर आप भी ऐसे कहते हो तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना नहीं आना वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। वो कैसे? देखिए, अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, इसका मतलब है फिजिक्स को आप पहले से ज़्यादा टाइम दे रहे हो। इसका मतलब है फिजिक्स के आपके फंडामेंटल्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर हैं। फॉर्मूले आपको याद रहते हैं, उसकी जितनी भी चीज़ें टीचर्स एक्टिविटी कराते हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आती हैं। लेकिन मैथ्स क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि मैथ्स में आपकी कहीं ना कहीं कमी रहेगी, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। या आप 12वीं क्लास में, तो 11th में आपने मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए 12वीं क्लास में मैथ्स समझ में नहीं आता है। तो वही मुहिम हम चला रहे हैं, ठीक है। बेसिक से एक चीज़ को पढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ते हो तो मैथ्स ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। फेवरेट सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम दे रहे हैं और कितना हमारे समझ में आता है वो चीज़, हम कैसे उसको पढ़ते हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं, ज़्यादा जिस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं वही हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ज़्यादातर टीचर इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, आपने देखा होगा, नल सेट, सबसेट इनको बता देंगे, बट सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट, इनमें बताने में पावर सेट ही बता देंगे, जहाँ तक कि ये 2, ये 3 और 4 नंबर आप देख रहे हो, इनको बताने में या इनको अवॉइड करके चलते हैं, ठीक है। और आपने ज़्यादातर बुक्स में देखा होगा, 11th की बुक में भी देखा होगा कि इनको क्लियरली मेंशन अच्छे से नहीं किया गया है, ठीक है ना। इनको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा गया है। बाकी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, इन चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है उसमें। तो ये आप समझ सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती हैं और ज़्यादातर टीचर भी इन चीज़ों को समझाते ही नहीं हैं। और बच्चों में एक वही है, एक लालसा है कि 2 या 3 महीने में हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। मैथ्स को डिटेल में समझना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि अगर बारीकी से अगर पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो आप टीचर के थ्रू क्लियर कर सकते हो। अगर आप बड़ी क्लास में जाते हो तो फिर क्लियर करने का आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, वहाँ फिर आप इन चीज़ों को छोड़ के ही चलते हो, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से उन चीज़ों में पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हो। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय क्या होता है? वेल डिफाइंड, यानी कि वेल डिफाइंड वस्तुओं का समूह का जो संग्रह होता है उसी को हम समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। पहली वीडियो में इन चीज़ों को मैंने बेसिक से बताया है। दूसरी में मैं टाइप्स जो समुच्चय के, मतलब कैसे उनको लिख सकते हैं, कौन कौन सी विधि हैं, उनको मैंने बताया है, वो आप देख सकते हो। और आज हम पढ़ रहे हैं समुच्चय के प्रकार, ठीक है ना। समुच्चयों के प्रकार, तो समुच्चयों के प्रकार ये बहुत सिंपल है, मैंने बहुत टाइम बचाने के लिए इनको पहले ही लिख कर रखा है। इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। तो पहले हम इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एकल समुच्चय, यानी कि पहले बात अगर हम बात करें एकल समुच्चय, आपको नाम से ही पता लगा रहा होगा एकल समुच्चय। अब एक समुच्चय की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है जो समुच्चय होता है उसमें एक ही अवयव होना चाहिए। अवयव कितना होना चाहिए? एक ही अवयव होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव होता है, उसी को हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, एग्जाम्पल भी ले रखे हैं हमने 2। एक समभाज्य संख्या, एक समभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। सिर्फ अभाज्य संख्या 2 ही होती है, ठीक है। सम और अभाज्य, यानी कि सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, वो क्या होगी? 2, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, अगर आपने नंबर्स के बारे में पता है तो आपको ये सब चीज़ पता लग जाएगी आराम से। तो नंबर्स भी मैं एक वीडियो का सेपरेट अलग से बना दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड की बात करें तो एक्स, देखो यहाँ पर जो एक्स सच दैट एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो सच दैट होता है इसे हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि। कैसे बोलते हैं इसे? ऐसा है कि। तो एक्स ऐसा है कि एक्स एक समभाज्य संख्या है। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल में ये दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स उत्तर प्रदेश के अगस्त 1985 को राज्यपाल, यानी कि 1985 में जो राज्यपाल रहे होंगे वो एक ही रहे होंगे, 2 राज्यपाल नहीं होते राज्य में, ठीक है। और अगर हम बात करें मतलब पूरे देश की, तो पूरे देश में एक राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य में एक राज्यपाल होता है, तो एक ही होगा, तो इसे हम बोलेंगे सिंगलटन एक्ट। अब बात करें हम इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में क्या होता है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, +2 के बाद ग्रेजुएशन करोगे, 11th में अगर इन चीज़ों को समझ लेते हो तो +2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिंगलटन सेट, और ये आगे भी आपको चीज़ आने वाली है, यानी कि इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, दोनों ये आपके काम की चीज़ है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको एकल समुच्चय समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित होनी, यानी कि परिमित मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं फाइनाइट, ठीक है ना।
हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि अगर हम इन्हें काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कितने चार हैं, ये 1 2 3 4 और टोटल कितने 26 हैं, इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो हमारा ये परिमित समुच्चय है। ठीक है। अगर हम बात करें अनंत, और अनंत को हम अपरिमित भी बोल देते हैं, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय क्या होगा, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो, यानी कि अवयवों को पता ही नहीं है ये देखो कहाँ कहाँ तक जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं अनंत समुच्चय या परिमित, अपरिमित समुच्चय। क्या? अपरिमित समुच्चय। दो एग्जांपल दे रखे हैं, पता ही नहीं है कहाँ तक जाएंगे, इसके कितने अवयव हैं इसमें, और अवयव के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अवयव क्या होते हैं, जैसे ये 1 2 3 यहाँ पे दे रखे हैं, ये 1 2 3, और ये अर्धविराम द्वारा ये ब्रेक कर रखे हैं मंजिला कोष्ठक के अंदर। और समुच्चय को लिखने के दो टाइप होते हैं, और ये यहाँ पर किसमें लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं तालिका विधि, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, रोस्टर विधि। ठीक है। तो रोस्टर विधि में लिखा हुआ है अनंत और अपरिमित, आपको इतना समझ में आया होगा। यानी कि जो समुच्चय अनंत तक उसमें लिखे होते हैं समुच्चय में, तो उसे हम बोलते हैं अनंत और अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं समान समुच्चय। समान जिसे हम इक्वल सेट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है। तो हमने दो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए, ये ए और बी। आप देखोगे कि यहाँ इनके जो अवयव हैं वो समान हैं, तो इसलिए हम जब इसको लिखेंगे तो समान हम ऐसे दिखाते हैं, ए इक्वल टू बी। इक्वल नहीं है, देखिए आप यहाँ पर देखिए कि ये 2 3 7 9 2 3 7 9, और यहाँ पर देखोगे आप 9, और यहाँ पर क्या ये 9 है, और यहाँ पर 11। अब यहाँ पर देखोगे कि जो एक एलिमेंट है, यानी कि जो 11 है, वो बी में बिलोंग नहीं करता है। जब बी में बिलोंग नहीं करता, उसे हम काट देंगे, इसका मतलब बाकी सब बी में बिलोंग कर रहे हैं, और ए के बी में और बी के ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम कह देंगे, अतः हम यहाँ पर कह देंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है। यहाँ पर इक्वल था क्योंकि देखो जितने भी इसके एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट ऊपर हैं, 4 ही नीचे हैं, और लेकिन ये बराबर हैं, इसलिए हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं। लिखने का तरीका हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम किसकी, सुपर सेट और प्रॉपर सेट और ये पावर सेट, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो इसे इक्वल सेट या समान समुच्चय बोलते हैं। ठीक है।